हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फाइनल से के एफआर का केस सिनेरियोज के वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस सिनेरियो 14। एफए लिमिटेड इज अ कंपनी which manufactures aircraft parts and engines and sells them to large multinational companies like Boeing and Airbus Industries. Following are the details of some of the transactions entered into by the company. चलिए, अच्छा, ये सब स्टार्ट होने के पहले एक बार पहले क्वेश्चन खुद पढ़ लेना और फिर मेरे साथ सॉल्व करना। ओके, फर्स्ट केस पे आते हैं। ऑन 1st April X2 द कंपनी began the construction of a new production line in its aircraft parts manufacturing shed. Cost relating to the construction lines are as follows. अभी ये सब हमने कॉस्ट इनकर की है। कॉस्ट ऑफ द बेसिक मटेरियल, लिस्ट प्राइस 12.5 lakhs लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 12.5 माइनस 20% करेंगे तो 10 रुपीज आएगा। तो ये ऑब्वियसली हम 10 रुपीज एसेट को कैपिटलाइज करेंगे एसेट में। रिकवरेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनकर्ड बट नॉट इंक्लूड इन द परचेज कॉस्ट। अब क्योंकि ये रिकवरेबल है तो ये पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी जीएसटी पे करेंगे उसका हमें आईटीसी मिलेगा और वो रिफंड मिल जाएगा। तो फिर ये कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टाफ फॉर 3 months टिल 30th June। ये जो कॉस्ट है 1.2 lakhs वो हमने 3 महीने में खर्चा किया है। पर अब हम नीचे का पैरा पढ़ेंगे तो प्रोडक्शन लाइन टुक 2 months टू मेक रेडी फॉर यूज एंड वाज ब्रॉट इनटू यूज ऑन 31st May। तो हम 2 months के जो भी खर्चे होंगे, जो भी कॉस्ट होंगे, वो हम कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि वंस द एसेट इज रेडी फॉर यूज उसके बाद तो हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं ना। जब तक वो बनता है तब तक ही हम कैपिटलाइज करते हैं। वंस द एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज बाय द मैनेजमेंट तो हम उसे कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे। फाइन। तो ये रिकवरेबल कॉस्ट, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जो है वो 3 months का है। तो ये जो 1.2 है वो 3 months का है। 3 months का 1.2 तो 2 months का कितना? तो ये होगा 0.8। तो ये हम इंक्लूड करेंगे। अदर ओवरहेड्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन, ये भी ऐड होगा। जो भी कॉस्ट हमारे कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है वो सब ऐड होगा। पेमेंट टू एक्सटर्नल एडवाइजर्स रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन, तो ये भी ऐड होगा। ये भी हम कैपिटलाइज करेंगे, एसेट के कॉस्ट में जाएगा। और एक्सपेक्टेड डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट, हम एसेट में जो भी हमारा एसेट का डिसमेंटलिंग कॉस्ट होता है जो हम एंड में इनकर करते हैं एसेट के लाइफ के एंड में, उसे हम प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में उसे वो कॉस्ट हम हमारे एसेट में ऐड करते हैं, वो कैपिटलाइज होगा। पर ध्यान रखना कि प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में। आई रिपीट, अगर सपोज ये मेरा एसेट का लाइफ है सपोज 8 years और एंड में मैं 2 lakhs रुपीज इनकर करने वाला हूं उसको डिसमेंटल करने में, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू किया जाएगा और जो भी वैल्यू आएगा उसको हम एसेट में ऐड कर देंगे राइट ऑन day 1। आई होप दिस इज ओके। तो उसे हमें ऐड करना है पर पीवी के टर्म्स में। आगे जाते हैं, इसके पीवी के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दिया है वो हम पढ़ लेते हैं। द अदर कॉस्ट, चलिए ये पैरा मैंने पढ़ लिया है। द अदर कॉस्ट वो इनकर्ड ड्यूरिंग 2 months पीरियड एंडेड ऑन 31st May। तो ये जो अदर कॉस्ट है वो 2 months का ही है। तो फाइन, ये ऐड होगा। 2 months का है, कुछ प्रपोर्शन नहीं करना है। लेकिन दे इंक्लूड एन अबनॉर्मल कॉस्ट ऑफ 0.3 lakhs। तो ये जो 0.9 है उसमें अबनॉर्मल कॉस्ट है 0.3, उसे मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्योंकि हम जब एसेट बनाते हैं, हम जब किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम जब किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उससे कनेक्ट उसमें कोई भी अगर अबनॉर्मल कॉस्ट इनकर करते हैं तो वो कॉस्ट ऐड नहीं होगा। थियोरी में क्या लिखा गया है, इंडेस में क्या लिखा गया है? इंडेस में लिखा गया है हम जब किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो दो कॉस्ट है जो इंक्लूड नहीं होंगे। एक अबनॉर्मल कॉस्ट है। अबनॉर्मल कॉस्ट मतलब मैंने सपोज कोई मटेरियल खरीदा, वो बारिश के वजह से खराब हो गया या पड़े पड़े फॉर सम अदर रीजन खराब हो गया, तो वो अबनॉर्मल रीजन है। तो वो कोई भी अबनॉर्मल कॉस्ट ऑलवेज पीएनएल में जाता है। फिर वो कॉस्ट अकाउंट्स हो कि मैनेजमेंट अकाउंट्स हो या आई मीन कॉस्ट अकाउंट्स हो या फाइनेंशियल अकाउंट्स हो, वो हमेशा पीएनएल में जाएगा। तो वो कैपिटलाइज नहीं करेंगे। और दूसरा इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट। इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट मतलब अगर सपोज एक कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, मैं हूं डिपार्टमेंट ए, मैंने अपने डिपार्टमेंट से, अपने मतलब अपने कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट से मैंने गुड्स खरीदा और इसने 10 रुपीज का गुड्स इसे 12 में दिया। 10 का गुड्स उसने 12 में दिया, 10 रुपीज का गुड्स उसने 12 में दिया। तो हम जब एसेट में कैपिटलाइज करेंगे तो हम 10 रुपीज ही कैपिटलाइज करेंगे एंड नॉट 12। जो उसका कॉस्ट है वो इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो आई होप ये भी ओके है। तो इस रीजन से यहाँ पे जो अबनॉर्मल कॉस्ट इंक्लूड है 0.9 में, उसमें से हम 0.3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 0.6 को ही कैपिटलाइज करेंगे। आई होप दिस पैरा इज ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। द प्रोडक्शन लाइन इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 8 years। एसेट का लाइफ 8 years है और आफ्टर 8 years एफए लिमिटेड इज लीगली रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल द प्लांट इन अ स्पेसिफाइड मैनर
and restore its location to an acceptable standard. Amount of 2 lakhs included in the cost estimate is the amount that is expected to be incurred at the end. ये जो 2 lakhs है वो हम एंड में इनकर करने वाले, तो हमें उसे प्रेजेंट में लाना होगा। और उसका रेट दिया नेक्स्ट लाइन में, अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट इज 5%। मतलब जो 2 lakhs है हम उसे डिस्काउंट करेंगे 1.05 से 8 साल में। या तो हम इस तरीके से करेंगे, या तो फिर सेकंड ऑप्शन है कि पीवी फैक्टर दे के रखा है 0.68, तो हम 2 lakhs को 0.68 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0.68 दैट इज 1.36, तो ये हम कॉस्ट में ऐड करेंगे। दैट्स इट। आगे जाते हैं, लास्ट पैरा। ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से, स्पेशली ये जो फिक्स एसेट पीपीई से कनेक्टेड है, इंडिया 16 से कनेक्टेड है, वो ध्यान से पढ़ो। 4 years after being brought into use, the production line will require a major overhaul. ये ओवरऑल वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन एग्जाम में कुछ 2-3 टाइम पहले आया था, तो इस पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। मॉड्यूल में ये एक एग्जाम्पल में कवर्ड है, एग्जाम्पल में, इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में नहीं है, ये एग्जाम्पल में कवर्ड है। हाँ, तो 4 years after being brought into use, the production line will require a major overhaul. हमें 4 साल, प्रोडक्ट का लाइफ, मशीन का लाइफ 8 years है, तो 4 साल के बाद हमें ओवरहॉल करना पड़ेगा टू एंश्योर दैट इट जनरेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ओवरऑल एट करंट प्राइस इज 3 lakhs। ओवरऑल क्या होता है? बेसिकली ओवरऑल एक मेजर रिपेयरिंग कॉस्ट है, मेजर कॉस्ट होता है जो हमें इनकर करना होता है, सो दैट इट कम्स इनटू, जो एसेट है हम वो यूजेबल कंडीशन में ला सके। तो आज के डेट पे, राइट ऑन डे वन, इसका 3 lakhs का कॉस्ट है। 3 lakhs प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में आज 3 lakhs है। फाइन, 4 साल के बाद भी इनकर करना होगा। चलिए, ये कॉन्सेप्ट पे मैं फिर से आता हूं, एक बार पहले आगे जाते हैं हम। यहाँ पे हमारा एसेट का कॉस्ट क्या होगा, पहले वो फाइंड कर लेते हैं। एक मैं छोटा सा टी फॉर्म में बैलेंस शीट रेडी करता हूं, उसमें हमारा पीपी आएगा। पीपी में क्या क्या कॉस्ट आएगा एक बार लिख लेते हैं। ये 10 पूरा आएगा, फिर ये रिकवरेबल था, ये नहीं आएगा, रिकवरेबल जीएसटी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट 0.8 आएगा। देन अदर ओवरहेड्स 0.6, अबनॉर्मल कॉस्ट लेस करने के बाद पेमेंट टू एक्सटर्नल ऑडिटर्स 0.5 आएगा, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट पीवी टर्म्स में 1.36। चलिए ऐड करते हैं, 10 प्लस 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.5 प्लस 1.36, तो 13.26 आया। टोटल पीपीई का वैल्यू है 13.26। और हम लाइबिलिटी में प्रोविजन भी क्रिएट होगा 1.36, जो डिसमेंटलिंग है उसका प्रोविजन 1.36 वो लाइबिलिटी में आएगा। फाइन, अब आगे देखते हैं, इसका आगे अकाउंटिंग करते हैं, देखते हैं कैसा होगा। इसमें ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट कि जो हमारा एसेट है वो 31 मई में रेडी हुआ है, तो हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे तो जून से करेंगे। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं? एज पर इंडिया 16, फ्रॉम द डेट द एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज बाय द मैनेजमेंट। तो ये 1 जून से रेडी है, तो मतलब हम जून से मार्च, कितना मंथ्स हुआ? 10, तो हम 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। चलिए, अब मैं आता हूं ओवरऑलिंग कॉस्ट पे आते हैं। ओवरऑलिंग के बारे में क्या लिखा था कि 4 साल के बाद ओवरऑल करना है, और उसका कॉस्ट होगा 3 lakhs। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में 3 लाख है, तो हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं, देखिए ये कॉन्सेप्ट समझो प्रॉपर्ली। अब ये ओवरऑलिंग तो हमें कब करना है? 4 साल के बाद करना है, तो इसका मतलब एवरी 4-4 साल में करना है। तो हम ये मानते हैं जो एसेट का आज का कॉस्ट है उसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक ओवरऑल जो है, एक ओवरऑल और एक रिमेनिंग मशीन। तो ओवरऑल का कॉस्ट है 3 lakhs। हमारा जो ओवरऑल है उसका कॉस्ट 3 लाख है, तो बैलेंस मशीन जो बचा वो है 10.26। यहाँ पे बच्चों को यही डाउट होता है कि भाई कि ओवरऑल का खर्चा तो हम 4 साल बाद करने वाले हैं, तो आज हम क्यों कर रहे, बता रहे हैं। हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये माना जाता है आज के टर्म्स में ओवरऑलिंग का कॉस्ट 3 रुपीज है, 3 लाख रुपीज है, तो वो 13.26 में इंक्लूडेड है। तो हम उसे ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि हर 4 साल में ओवरऑल करना होता है, तो उसका लाइफ 4-4 साल है, तो 13.26 में वो कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, इसीलिए हमने उसे ब्रेक किया, और 3 और 10.26 का बाइफर्केशन हुआ। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन किस तरीके से करोगे? ये जो ओवरऑल कॉस्ट है 3, उसका लाइफ है 4 years, तो डिवाइड बाई 4। और हमें तो सिर्फ 10 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, ध्यान देना 10 मंथ्स का डिप्रिसिएशन होगा, 3/4 इंटू 10/12, तो 0.625 ये हो गया हमारा डिप्रिसिएशन। और एसेट का वैल्यू कितना बचेगा? 3 माइनस 0.625 दैट इज 2.375, ये हमारा एसेट का कॉस्ट हो गया। और सिमिलरली
10.26 को इसका लाइफ है 8 years, तो हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे। ये 1 साल का डेप्रिसिएशन आया, पर हमें तो 10 months का डेप्रिसिएशन चाहिए। फाइन, 10.26 डिवाइड बाई 8 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, 1.068, तो ये डेप्रिसिएशन हो गया 1.07। तो 10.26 माइनस 1.07, तो टोटल ये हो गया 9.19। और टोटल एसेट चाहिए तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब उसी तरीके से हमें प्रोविजन में उसको अनवाइंडिंग करना होगा, क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू में लाया। तो 1.36 पे हमने इसे डिस्काउंट किया था 5% पे, तो हम अनवाइंड भी करेंगे 5% से। और भूलना नहीं, 10 months, पूरे साल का मत करना, बच्चों से यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, वो पूरे साल का ले लेते हैं। बी केयरफुल, 5 months का अनवाइंडिंग होगा, क्योंकि जो प्रोविजन है वो 1 जून का है, या 31 मई बोलो। फाइन, तो 1.36 इंटू 5% इंटू 10 डिवाइड बाई 12, 0.056666, तो ये ले लेते हैं हम 0.06, 2 डेसिमल में ले लेते हैं। 1.36 प्लस 0.06, दैट इज 1.42, ये हो गया हमारा प्रोविजन एट द एंड ऑफ द ईयर। और अगर मैं पीएनएल के एंगल से देखूं, तो पीएनएल में क्या क्या आएगा? पीएनएल में क्या क्या आएगा? यहाँ पे डिप्रिसिएशन आएगा और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था? 0.06, यस, इंटरेस्ट है 0.06, और डिप्रिसिएशन है 0.625 प्लस 1.07, 1.695, तो 1.70 ले लेते हैं, 1.70। तो टोटल पीएनएल में कितना डेबिट हुआ वो देखिए जरा। तो पीएनएल में डेबिट टोटल 1.76 का एक्सपेंस आया है। आई होप यहां तक समझा है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इससे क्या क्या कनेक्टेड क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विच आर द फॉलोइंग आइटम्स नीड्स टू बी कैपिटलाइज्ड। तो देखिए, अबनॉर्मल कॉस्ट ये हम कैपिटलाइज नहीं करते, डिस्कशन हो चुका है। रिकवरेबल कॉस्ट, क्योंकि वो रिकवरेबल जीएसटी है तो वो भी कैंसिल, क्योंकि वो भी हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, वो तो रिकवरेबल है। और इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, यस ये हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 lakhs लिखा गया है तो ये नहीं करेंगे, हम उसे पीवी टर्म्स में करेंगे। तो दिस इज द आंसर 1.36। और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इस केस सिनेरियो से कनेक्टेड है। कंप्यूट द टोटल अमाउंट टू बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और क्या पूछा? एंड द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो पीएनएल में कितना आया था देखना जरा, हमने यहाँ पे वर्किंग किया हुआ है ऑलरेडी। तो पीएनएल में था 1.76, तो ये आएगा पीएनएल में 1.76। और पूछा गया है डिसमेंटलिंग कॉस्ट का बैलेंस, तो 1.42, तो 1.76 और 1.42 आंसर है। 1.76 एंड 1.42, तो हमारा सी वाला आंसर है। फाइन, नेक्स्ट वन, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टू बी कैपिटलाइज्ड इनिशियली ऑन 31 मई। इनिशियली पूछा है, मतलब डे 1 पे पूछा है। तो डे 1 पे आई थिंक 13.26 था, एक बार चेक कर लेता हूँ, 13.26 था या 96 था, एक बार देख लो। यस, 13.26 था। इनिशियली जो हमने कैपिटलाइज किया था वो है 13.26। तो आई होप ये जो इंडिया 16 से कनेक्टेड है, ये एमसीक्यू प्रॉपरली कवर हो गया। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स कवर है। चलिए आगे जाते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में आते हैं। फाइन, इसमें आते हैं सेकंड एमसीक्यू। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March X3, FA Limited provided consultancy services to a customer regarding the installation of a new production system related to aircraft. हमने किसी को कंसल्टेंसी सर्विस दिया था। द सिस्टम हैज कॉज्ड द कस्टमर कंसिडरेबल प्रॉब्लम, सो द कस्टमर हैज टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। ये हमारा क्वेश्चन इंड AS 37 से कनेक्टेड है, जिसमें कस्टमर ने हमारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया है। For the loss of profit that has arisen as a result of the problems with the system, the customer has claimed damages to the tune of 1.6 lakhs. 1.6 लाख का डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं। तो क्या हमें 1.6 पूरा कैपिटलाइज करना है कि नहीं, आई मीन प्रोविजन करना है कि नहीं, देखते हैं। The legal department of FA Limited considers that there is a 25% chance that the claim can be successfully defended. 25% चांस है कि हम डिफेंड करेंगे। और अगर हम इंडिया 37 के प्रोविजन में जाते हैं, उसके तो उसमें क्या लिखा गया, हम प्रोविजन कब क्रिएट करते हैं? हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं अगर अगर इफ, सबसे पहली बात तो वो पास्ट एक्शन की वजह से होना चाहिए, देयर शुड बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अगर 3 कंडीशन थे इंडिया 37 के, पहला, देयर शुड बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट। तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, हमने पास्ट में गुड्स बेचा है, उसके वजह से हमें ये आया है लीगल एक्शन। सेकंड, इट शुड बी प्रोबेबल, द पेमेंट शुड बी प्रोबेबल। प्रोबेबल कब होता है?
जब मोर देन 50% चांस होता है तो वो प्रोबेबल होता है। और थर्ड था रीजनेबल एस्टिमेट कैन बी मेड, हम जो हमें लॉस होगा, जो हमें पे करना होगा, उसका रीजनेबल एस्टिमेट कैन बी मेड। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है 25% चांस है कि हम डिफेंड कर पाएंगे, मतलब 25% चांस है कि हम जीतेंगे, विच मीन 75% चांस है कि हम हारेंगे। हम हारेंगे उसका चांस 75% और हमें क्लेम 1.6 लाख पे करना होगा। तो यस, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, प्रोबेबल वाला। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो ऑलरेडी है और हम एस्टिमेट भी कर पा रहे हैं, 1.6 का दिया ही है क्वेश्चन में। द लीगल डिपार्टमेंट फर्दर स्टेटेड दैट दे आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट द कंपनी इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस अगेंस्ट दीज टाइप्स ऑफ लॉसेस। ओके, हमने इंश्योरेंस लिया है। द अकाउंटेंट फील्स नथिंग नीड्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर दिस क्लेम एज द कंपनी सुटेबली कवर्ड अगेंस्ट एनी पॉसिबल लॉसेस। एज पर अकाउंटेंट हमें प्रोविजन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी हमने कवर करके रखा है, इंश्योरेंस है, तो हमें नहीं करना है। ओके, जो डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें प्रोविजन तो करना ही है। बैलेंस शीट में हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे 1.6 लाख का फॉर श्योर। अब जो इंश्योरेंस क्लेम है वो हमें रिकवरेबल है, पर वो क्या कंफर्म है? क्या इंश्योरेंस में हम अगर क्लेम करेंगे तो हमें कंफर्म पैसा मिलता है? नहीं, इंश्योरेंस 10 चीजें चेक करती है, इंश्योरेंस कंपनी 10 चीजें चेक करेंगे और फिर वो सेटिस्फाइड होंगे तो जाके देते हैं। अब उसमें भी पूरा देंगे कि 50% देंगे कि अलग कुछ प्रपोर्शन देंगे, वो भी कंफर्म नहीं होता है। इन शॉर्ट, इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलेगा वो कंफर्म नहीं होता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, दोनों चीजें कंफर्म नहीं होती है। और जो जो रिकवरेबल अमाउंट्स होते हैं उसके लिए हमारा इंड एस 37 क्या बताता है, उसमें ये लिखा गया है कि अगर हम जो क्लेम रिसीवेबल है वो कब रिकॉर्ड करेंगे, इफ वी आर क्वाइट सर्टन, इफ वी आर वर्चुअली सर्टन। अगर हम वर्चुअली सर्टन है कि हमें पैसा मिलेगा तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्लेम, और वो भी अगर करेंगे तो हम एसेट में करेंगे। यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अगर रिकॉर्ड करोगे, इफ वी आर रीजनेबली वर्चुअली सर्टन, सॉरी नॉट रीजनेबल, वर्चुअली सर्टन। वर्चुअली सर्टन कब होता है? जब 95% या उससे ज्यादा चांस है कि हमें क्लेम मिलेगा, तो वर्चुअली सर्टन है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। आई होप दिस इज ओके, फाइन। तो आगे जाते हैं। तो ये हम यहाँ पे तो लिखा नहीं गया वर्चुअली सर्टन है क्या नहीं है, अगर सर्टन हो गए तो रिकॉर्ड करेंगे, वो भी असेट में। हम लेस करके नहीं करते, वी कैन नॉट शो इट एज अ डिडक्शन, यहाँ पे हम लेस करके नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा पेमेंट इज वन लाइबिलिटी जो इंडिपेंडेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस क्लेम मिले क्या नहीं मिले, हमें पेमेंट अगर हो, अगर क्लेम आएगा, हम अगर एक्शन हमारे अगेंस्ट गया तो हमें पे करना ही पड़ेगा। आई होप दिस इज ओके। चलिए, क्वेश्चन में क्या पूछा वो देख लेते हैं, इससे कनेक्टेड एमसीक्यू में। थर्ड क्वेश्चन इससे कनेक्टेड है। चलिए, पहले लिखा है नथिंग नीड्स टू बी प्रोवाइडेड, नथिंग नीड्स टू बी प्रोवाइडेड, बिल्कुल नहीं, हमें तो प्रोविजन करना ही है। प्रोविजन 1.6 लाख शुड बी रिकॉग्नाइज्ड विद अ करस्पॉन्डिंग चार्ज टू पीएनएल। ये फिलहाल राइट लग रहा है, आगे देखते हैं, अगर कुछ नहीं होगा तो यही आंसर है। प्रोविजन ऑफ 0.4 लाख एज पर बेस्ट आउटकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड विद अ करस्पॉन्डिंग चार्ज टू पीएनएल। बिल्कुल नहीं, इनको 0.4 कहां से आया? 1.6 इंटू 25%, नहीं, 25% चांसेस है कि हम जीतेंगे, 75% चांसेस है कि हम हारेंगे। पर अगर हारेंगे तो हमें पूरा 1.6 पे करना है, तो यही राइट है हमारा। और क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी तब किया जाता है अगर हम हमें पेमेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% से कम है। पेमेंट का प्रोबेबिलिटी अगर 50% से कम है तो हम बोल सकते हैं कि वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, पर यहाँ पे तो 50% से ज्यादा है, तो हम उसे प्रोविजन क्रिएट करना ही पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट वन, लास्ट एमसीक्यू में आते हैं। इसमें क्या पूछा गया, ये कैश फ्लो से कनेक्टेड है। इंडिया 7, कैलकुलेट द कंपनीज एसोसिएटेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड करना है। छोटा सा समय फटाफट कर लेते हैं। एफ ए लिमिटेड हैज एन एसोसिएट कंपनी फ्लाइनेट लिमिटेड, फॉलोइंग द इन्फॉर्मेशन। कैश फ्रॉम ऑपरेशन ये इंडिया 7 से कनेक्टेड है। पहले नेट इनकम आफ्टर टैक्स 120, यस हम इससे स्टार्ट करेंगे 120 से, पीएटी से हम स्टार्ट करते हैं 120। डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, आई होप सबको ये आता होगा, बेसिक मेथड, ये इनडायरेक्ट मेथड से। मैं एक बार फटाफट रिकैप कराता हूँ। डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब डेटर्स कम हुए। तो अगर डेटर्स कम हुए तो क्या हुआ होगा, कैश के एंगल से सोचो। अगर डेटर्स कम हुआ मतलब पैसे आए, सिंपल। तो पैसे आए होंगे ना, तो हम इसे ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ऑलरेडी लेस कर दिया है, ऑब्वियसली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद का ही फिगर होता है। तो 120 में से डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है,
पर क्या ये डेप्रिसिएशन हमारा कैश एक्सपेंस है? नहीं, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। और हमें फाइंड करना है कैश फ्रॉम ऑपरेशन, बिजनेस से हमने कितना कैश प्रॉफिट कमाया। तो हम इसे एड बैक कर देंगे, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया है, आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो एड बैक। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बढ़ा तो हमने परचेज किया होगा, परचेज किया तो पैसे गए, माइनस। इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज हो रहा है। देखिए लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो हमने पेमेंट किया है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो हमने पेमेंट नहीं किया है, तो पैसे हमारे पास ही है, पेमेंट नहीं किया है, तो ये ऐड होगा। आई होप दिस इज ओके। अकाउंट्स पेएबल, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो की लाइबिलिटी क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि हम पेमेंट करते हैं। और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि हमने पेमेंट नहीं किया है, तो पैसे हमारे पास ही है, ऐड। सेम में डिक्रीज इन वेजेस पेएबल माइनस होगा, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रहा है। टैक्स चार्ज फॉर द ईयर, टैक्स चार्ज, ये डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, तो ये डिफर्ड टैक्स का तो हम सिर्फ प्रोविजन क्रिएट करते हैं, वो कोई कैश में नहीं जाता है करंट ईयर। तो क्योंकि वो सिर्फ प्रोविजन है तो हम उसे भी एड बैक करेंगे, क्योंकि डीटीएल का एंट्री क्या होता है? पीएनएल टू डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्रिएट करोगे तो लॉस होता है, तो पीएनएल में डेबिट होता है, पर वो नॉन कैश है, क्योंकि वो करंट ईयर में नहीं, वो फ्यूचर में पेमेंट होता है। करंट ईयर में कोई पेमेंट नहीं हुआ है, एड बैक। और प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, ये प्रॉफिट हमने पीएनएल में ऐड कर दिया होगा, पर हमें इसे निकालना होगा। क्यों निकालना है? क्योंकि ये प्रॉफिट हमारा इन्वेस्टिंग का प्रॉफिट है, और ना ही ये ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग नहीं है। लैंड बेच के, लैंड क्या होता है? ये हमारा ऑपरेटिंग है नहीं, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, तो यहां से लेस हो जाएगा। आई होप दिस इज ओके, दैट्स इट। और कोई है ना? दैट्स इट, फिनिश। ऐड कर लेते हैं। 120 प्लस 20 प्लस 25 माइनस 10 प्लस 7 -5 प्लस 15 और -2, तो ये हो गया 170। दिस इज कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, हम ये जो वर्किंग कैपिटल, ये जो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज के हमने देखे, हम ऐसा भी सोच सकते हैं। देखिए ना, कोई भी एसेट अगर बढ़ेगा, कोई भी करंट एसेट्स अगर बढ़ेगा तो मतलब हमने कुछ खरीदा होगा, और खरीदा होगा तो पैसे जाएंगे तो माइनस होगा। और करंट एसेट अगर कम होता है तो हमने बेचा होगा तो पैसे आ रहे हैं तो प्लस होगा। लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज होता है तो हमने पेमेंट किया है तो माइनस करेंगे, और करंट लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमने पेमेंट नहीं किया, पैसे हमारे पास ही है, तो वो ऐड होगा। ये शॉर्टकट वे में सोच सकते हैं। और अगर लास्ट वाले को थोड़ा और लॉजिकल समझना है तो हम ये देखते हैं कि अगर मेरा सपोज इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमने परचेज किया होगा क्रेडिट में, और जो परचेज किया है क्रेडिट में वो हमने पीएनएल में डेबिट कर दिया होगा। क्रेडिट परचेज तो डेबिट होता ही है, तो प्रॉफिट में से लेस हो चुका है, पर पैसे गए नहीं है, इसलिए हमें उसे ऐड बैक करना है। ये थोड़ा और लॉजिकल अगर समझे तो। चलिए फाइन, ये हो गया। चेक कर लेते हैं आंसर 170। इन्होंने क्या पूछा है? कैलकुलेट द कंपनीज कैश फ्लो ऑपरेशन 170। यस, आंसर बी है। आई होप ये समझ गया होगा सबको। चलिए, ये आगे का मैं नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूंगा। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं। चलिए बाय।